अब हम बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो अभी थोड़ा ये स्ट्रक्चर देखने में अजीब से लगेगा, लेकिन हाँ, साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या, साइक्लो मतलब साइक्लिक और हेक्सेन का मतलब क्या, 6 कार्बन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, तो कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, ना ही कोई दूसरा कोई यहाँ पे डेरिवेटिव लगा हुआ है यानी सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट 1 नंबर कार्बन की बात करूँ तो 2 बॉन्ड ये, और जो 2 दिख नहीं रहे वो 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो हर एक कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन लगा होगा। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूँ तो 6 कार्बन C6 और उसके डबल हाइड्रोजन हो जाएंगे, हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो C6H12 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये तो नॉर्मली हम बना देते हैं, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में साइक्लोहेक्सेन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर हमें बनाना हो, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसको देखना ध्यान से। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या देखते हैं, एक फ्रंट एटम होता है, एक बैक एटम होता है। फ्रंट एटम की 3 वैलेंसीज दिखाते हैं 120 डिग्री पे, बैक एटम की भी 3 वैलेंसी दिखाते हैं 120 डिग्री पे। तो यहां मैंने शुरुआत करी किससे, यहां से, ध्यान से सुनना, 3 नंबर एटम से, लेफ्ट साइड से। आप जब देख रहे होंगे तो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ होगा, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर एटम की बात कर रहा हूं। ये अभी जो रिंग है, ठीक है, अभी ये जो रिंग है आपको कैसे नजर आ रही है, ये प्लेन में नजर आ रही है, इस बोर्ड के प्लेन में। जैसे ये रिंग अभी ऐसे, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस रिंग को मैं कह रहा हूं कि जब आप ऐसे यू देखोगे सामने की तरफ, इस तरीके से देखोगे आप, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको इधर 3rd नंबर वाला एटम, ठीक है, 3rd नंबर वाला एटम आपको इधर नजर आएगा एक, उसके बाद 4 नंबर वाला एटम इधर नजर आएगा, और 5 नंबर वाला एटम आपको इधर नजर आएगा जब आप साइक्लोहेक्सेन को ऐसे देखोगे। हालांकि ये साइक्लोहेक्सेन ही है, लेकिन जब उसको, ये प्लेनर फॉर्म है, अगर ऐसे साइक्लोहेक्सेन में कट कर दो और उसको जब आप सामने की तरफ से ऐसे देखोगे तो आपको सिर्फ 3 ही एटम नजर आएंगे, 3 4 और 5, ठीक है। तो 3 मेरे लिए क्या हो गया, फ्रंट एटम हो जाएगा, और 3 के पीछे कौन रहेगा, 2, तो ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 4 के पीछे एग्जैक्टली कौन होगा, 1, तो 4 इधर है, तो इसके एग्जैक्टली पीछे की साइड इधर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और इधर क्या लिखा है मैंने, 5 लिखा है, तो इसके एग्जैक्टली पीछे कौन होगा, 6। तो एक तरीके से अभी मैं शुरुआत किससे कर रहा हूं, 3 नंबर के एटम से। 3 फ्रंट एटम है, उसके पीछे कौन सा एटम होगा, 2 वाला एटम, ठीक है। अब 3 की 3 वैलेंसी होगी, 3 वैलेंसी कौन कौन सी होगी, तो एक तो 4 के साथ बना रहा है बॉन्ड, एक 2 के साथ बना रहा है बॉन्ड, ठीक है, और 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो मैं कह रहा हूं कि जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो तो मैं दिखाऊंगा, और यहां से जब इस तरीके से आप जब इसको देखोगे सामने की तरफ से, ठीक है, सामने की तरफ से देखोगे तो ये 3 नंबर वाला एटम आपको इधर फ्रंट में नजर आएगा, और उसके पीछे जो 2 नंबर वाला एटम है, तो इसको मैं डॉट से दिखाऊंगा, और इसको पीछे वाले को किससे दिखाऊंगा, सर्कल से। तो फ्रंट एटम 2 और बैक एटम क्या हो जाएगा, वो सर्किल के फॉर्म में, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में एक बॉन्ड होगा जो हम इनविजिबल होता है, जिसको हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। हाँ, 2 किससे कनेक्टेड होगा, यहाँ पे 4 से, और 2 से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी को मैंने इसमें कन्वर्ट करा न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो मैंने बोला ये जो 3 नंबर का कार्बन एटम है ये डॉट है, यानी फ्रंट वाला एटम है 3 नंबर का कार्बन एटम। 3 नंबर का कार्बन एटम इस सर्किल से कनेक्टेड है, जो कि कौन सा है, ये 2 नंबर का एटम। जब इसको मैं सामने से इस तरीके से देख रहा हूं तो 2 और 3 के बीच में आपस में बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 वाला ये मैंने लिख दिया पे 3, जो डॉट के फॉर्म में बनाया मैंने व्हाइट कलर का, और ये सर्किल कौन सा हो गया, 2 नंबर का एटम। अब मैंने बोला कि जो ये 3 नंबर का एटम है 3, तो 2 के साथ तो बॉन्ड है, वो पीछे नजर आ रहा है, एक तो 4 के साथ बॉन्ड होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे। तो 3 जो मैं बॉन्ड दिखाते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में 120 डिग्री के डिफरेंस में, तो 3 बॉन्ड कौन से होंगे, एक तो 3 और 4 के बीच में बॉन्ड, तो मैंने यहां पर बनाया ये 3 और यहां पर बनाया 4, ये 3 और 4 के बीच में हो गया ये बॉन्ड। फिर ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, तो टोटल इस 3 से 3 एटम हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाते हैं, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा ये 4 नंबर वाला एटम, ठीक है। तो ये 4 वाला एटम ऐसे ही दिखाया मैंने, ठीक है। ये जो ऊपर है ये इसके एग्जैक्टली पीछे चला गया, और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इस तरीके से 120 डिग्री के रेस्पेक्ट में दिखा दिया, तो ये 3 बॉन्ड हो गए। अब मैं बात करूं 2 नंबर वाला जो कार्बन है, जो 2 नंबर वाला है, ये किससे दिखाया मैंने, सर्किल से। अब इसमें भी आप देखोगे तो 2 वाला किससे कनेक्टेड है, 1 से, तो 2 वाला सर्किल देखना कनेक्टेड किससे, यहाँ पे 1 से, ये 1 नंबर वाला कार्बन एटम हो गया। अब सेम कहानी है कि 2 से भी अब रिमेनिंग क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, तो एक तो 1 से कनेक्टेड है और एक ये 3 से कनेक्टेड है, तो 2 और 3 के बीच में तो बॉन्ड आगे पीछे हो तो हमें दिख ही रहा है, और ये 1 से कनेक्टेड हो गया। अब इस पे जो 2 हाइड्रोजन बचे, वो 2 हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में ये 120 डिग्री और इसके रेस्पेक्ट में 120, तो एक
ये 1 नंबर से कनेक्टेड है, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, और जो चौथा बॉन्ड है वो 2 के साथ बना हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर ये सिर्फ इतना मैंने एक्सप्लेन करा, इसमें 2 से 1, 3 से 4 कनेक्टेड है और दोनों आपस में कनेक्टेड है, और इन दोनों का मैंने क्या न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दिया है। ठीक है, सिमिलरली सेम कहानी कहाँ 5 और 6 के लिए देखें। अब राइट साइड में मैंने बना दिया यहाँ पे जो फ्रंट, आपको अब इधर यहाँ पे राइट में कौन नजर आएगा 5। ठीक है, तो 5 वाला है उसको मैंने दिखाया ये डॉट से, इसके पीछे 6 वाला है इसको सर्किल से दिखाया। 5 वाला किससे कनेक्टेड है 4 से, तो ये जो 5 है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 4 से, तो 5 4 से भी कनेक्टेड है और 4 से 3 भी कनेक्टेड है, तो देखना 5 4 से भी कनेक्टेड है और 3 से भी कनेक्टेड है, तो ये 4 वाला दोनों से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, फिर बचे हुए सेम, ठीक है 5 किससे कनेक्टेड होगा 6 से, तो 5 6 से कनेक्टेड है, वो सर्किल से वो पीछे की साइड आ गया। अब 5 पे 2 हाइड्रोजन है तो इससे 120 डिग्री देख लो, ये तो ये 120 और यहां से ये 120, तो ये 3 बॉन्ड किसके हो गए हमारे पास 5 नंबर की। सेम कहानी जैसे हमने वहां पर 2 के लिए दिखा था वैसे 6 के लिए, तो 6 यहाँ पे सर्किल से शो करा, हमने सर्किल से शो करा है। और ये जो 2 वाला 6 वाला जो एटम है वो किससे कनेक्टेड है 1 से, तो 6 वाला एटम किससे कनेक्टेड है 1, और ये 1 देखना किससे कनेक्टेड है 2 से, तो ये 1 2 से भी कनेक्टेड है, तो 2 से भी कनेक्टेड हो गया और 6 से भी कनेक्टेड हो गया। अब एक बॉन्ड तो ये, अब रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन है, तो ये 120 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन और 120 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से जो साइक्लोहेक्सेन है उसको हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें ऐसा क्यों कन्वर्जन करा है, कैसे कन्वर्जन हुआ ऐसा तो तुम्हें बनाने को नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये कन्वर्जन कैसे हुआ मैंने बता दिया है। हाँ, क्योंकि इस फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते इसलिए इसमें बताना एक बार मेरा काम था तो मैंने आपको बताया। अब कन्वर्जन की तो बात होगी, अब इसमें कुछ चीज लिखी हुई रेड कलर से देखोगे आप तो इधर ए लिखा हुआ, इधर ई लिखा हुआ, इधर ई लिखा है, इधर ए, फिर ए ई ई ए। तो ए और ई का मतलब क्या है, तो ए का मतलब होता है एक्सियल, ये पोजीशन बता रहा है, ये क्या बताता है एक्सियल, जो देखोगे बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे, ये कहलाती है एक्सियल पोजीशन। और जो एंगल पे इंक्लाइंड है ये क्या कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है, सेम यहाँ पे देखोगे जो बिल्कुल अप और डाउन है वो तो है ए लिखा है मतलब एक्सियल पोजीशन, और जो एक एंगल पे वो क्या कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है, तो ए और ई का मतलब ये है, ठीक है एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो एक बार पहले तो वीडियो पॉज करें और इसको एक बार कॉपी कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आते कैसे आते हैं, इस पे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि न्यूमैन फॉर्म में आपको साइक्लोहेक्सेन दे देंगे और सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो, अभी तो क्या सारे हाइड्रोजन ही है, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी हाइड्रोजन की जगह हटा के कोई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या कोई क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी दूसरा एटम लगा दे, तो अब वो ग्रुप हाइड्रोजन से तो एटम या ग्रुप क्या होगा हाइड्रोजन से तो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो इनमें स्टेरिक रिपल्शन भी होगा आपस में, स्टेरिक रिपल्शन होगा तो हमें देखना होगा कि कौन सा स्टेबल फॉर्म होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 पोजीशन में दे रहा हूं, एक एक्सियल पोजीशन ए से रिप्रेजेंट करा है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन, तो जो एक्सियल पोजीशन होगा उसका, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने पकड़ ली ये वाला, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके नियर बाय ये एंगल कितने, ये वाला जो बॉन्ड है ठीक है, ये जो 1 से कनेक्ट है ये कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे, तो इस एक्सियल पोजीशन से एक है 60 डिग्री पे, फिर इससे यहां पर इक्वेटोरियल पे दूसरा बॉन्ड ये भी कितना है 60 डिग्री, तो नियर बाय 260 डिग्री पे। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि ये तो हाइड्रोजन है, अभी ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, ये कौन सा है CH2 ग्रुप पे, एक ऐसा बोल सकता हूं मिथाइल, इस साइड से क्या चल रहा है एक मिथाइल ग्रुप चल रहा है, एक बल्कि ग्रुप जा रहा है। अगर सिर्फ मैं इतना ही कंसिडर करूं, ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन को देखो मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो यहां पर इसको एज ए क्या मान लो CH3 मान लो। ठीक है, तो यहां पर इस हाइड्रोजन का एक साइड तो CH3 और एक साइड क्या है हाइड्रोजन है, जबकि अगर मैं यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देता, अगर मैं यहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करूं तो इस साइड भी हाइड्रोजन है और इस साइड भी हाइड्रोजन है दोनों में, यहां पे भी 60 डिग्री है, यहां पे भी 60 डिग्री है। ठीक है, यहां पे भी 60, यहां पे भी 60 है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन में कहूंगा ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन और पास में हाइड्रोजन है दोनों साइड, जबकि इसके एक पास में तो हाइड्रोजन है लेकिन दूसरा कौन सा एक तरीके से मिथाइल और बल्कि ग्रुप आ रहा है। तो इन जनरल मैं ये बोल रहा हूं कि एक्सियल पोजीशन वो सेम कहानी यहां पर भी होगी, इसके लिए यहां पर आ जाएगा। ठीक है, भले वो यहां पर बात करो एक्सियल तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये 60 डिग्री आ जाएगा, यहां बात करोगे तो हमेशा एक्सियल पोजीशन में आप देखोगे कि इस साइड ये बल्कि ग्रुप आपको जरूर मिलेगा 60 डिग्री पे। तो मैं कह रहा हूं कि 2 पोजीशन है हमारे पास, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई भी बल्कि ग्रुप रखोगे तो वो स्टेबल कम होगा,
बट अगर आपने कोई बड़ा ग्रुप या बड़ा एटम इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दिया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेरिक रिपल्शन कम होगा। ठीक है, तो ये यहां से इससे हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन भी है, वो देखते हैं हम। तो वही पॉइंट मैंने नीचे लिखे। ठीक है, तो यहां लिखा है bulky group is more stable at equatorial position than axial position because steric repulsion of bulky group is more at axial position। और वो कैसे है मोर रिपल्शन, वही मैंने समझाया कि एक्सियल के रेस्पेक्ट में जो टॉप और बॉटम पोजीशन है, वो लेफ्ट वाले में देख लो या फिर राइट वाले में देख लो, उसके रेस्पेक्ट में हमेशा 60 डिग्री पे वो मिथाइल ग्रुप आपको मिलेगा नहीं, तो उससे हमेशा रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा स्टेरिक। और इक्वेटोरियल पे उसकी दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, या उसके नियर बाय वाले कितने हाइड्रोजन ही है, तो उसकी क्या हो जाएगी, रिपल्शन कम हो जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर कोई भी, अगर आपको कंपेयर करना हो ऐसे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन या सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन दे दे, तो उस केस में आपको ये चेक करना है कि बल्कि ग्रुप कहाँ इक्विटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए, बड़ा एटम का होना चाहिए इक्विटोरियल पे। अगर इक्विटोरियल पे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर एक्सेल पे तो कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, फिर इस पर एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें, तो यहां पे लिखा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर दे दिए, फर्स्ट और ये सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, तो इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर क्या है, ये CH3 ग्रुप आ गया। तो जो बड़ा ग्रुप है बल्कि ग्रुप, उसको बात करेंगे, लेकिन ये इसकी पोजीशन क्या है, ये इक्विटोरियल। जो इंक्लाइंड फॉर्म में जो बिल्कुल अप एंड डाउन है वो एक्सियल होते हैं, उसके अलावा ये क्या कहलाते हैं, एक्सियल पोजीशन। इस वाले से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी किस पे है, एक्सियल, सॉरी इक्विटोरियल पे, तो मैंने यहाँ पे भी E लिख दिया, इसमें भी E लिख दिया फर्स्ट स्ट्रक्चर में। सेकंड स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर ये एक्सियल पोजीशन पे तो A लिखा, और यहाँ पर ये इक्विटोरियल पोजीशन पे। अगर स्ट्रक्चर 1 और 2 में से मैं कंपेयर करूँ कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है, वही पूछा हमने, हमसे स्टेबिलिटी पूछी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर या सेकंड स्ट्रक्चर में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर स्टेबिलिटी उस स्ट्रक्चर के ज़्यादा होगी, उस सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसमें बल्कि या बड़ा एटम या बड़ा ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे। एक है तो वो अकेला इक्विटोरियल पे होना चाहिए, एक से ज़्यादा ग्रुप है तो सारे इक्विटोरियल पे होने चाहिए। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दो ग्रुप यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं बड़े, एक CH3 दो दे रखे। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले में तो ये भी इक्विटोरियल पे है और ये वाला भी इक्विटोरियल पे, ओवरऑल पूरा ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरे में देखेंगे तो ये एक्सियल पे और एक इक्विटोरियल पे, तो दोनों में कंपेयर करें तो दोनों का एक एक तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन सॉरी इक्विटोरियल पे, लेकिन दूसरा जो इसका मिथाइल ग्रुप है इसका दूसरा भी इस पे इक्विटोरियल पे और इसका दूसरा भी कहाँ है, एक्सियल पोजीशन पे। तो इसके दोनों इक्विटोरियल पे है तो रिपल्शन इसमें कम होगा। जैसे आप देख भी सकते हो कि इसके नियर बाय में यहाँ 60, यहाँ पे 60 कौन है, हाइड्रोजन है पास में। अगर इससे भी कंपेयर करूँ तो ये कहाँ कितना 120 डिग्री आएगा, और इससे कंपेयर करूंगा तो एंगल तो वैसे बढ़ जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे हाइड्रोजन 60, यहाँ पे हाइड्रोजन 60, और इससे कंपेयर करूँ तो कितना 120 डिग्री एंगल आ रहा है। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर इस 60 डिग्री पे ही यहाँ पर भी क्या होगा, CH2 लगा हुआ होगा तो उसके साथ रिपल्शन होगा। यहाँ पर ये 120 पे है, इसके साथ 60 पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये 120 दूर है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ये 60 पे आ रहा है। तो अगर इन दोनों पोजीशन में बात करूँ तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला मिथाइल होगा इसके रेस्पेक्ट में। और दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है तो बोलूँगा दोनों इक्विटोरियल पे है, तो स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज़्यादा एज कंपेयर टू सेकंड पे, क्योंकि उस पर एक इक्विटोरियल पे और एक एक्सियल पे, और एक्सियल पे रिपल्शन ज़्यादा होगा स्टेरिक, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज़्यादा होगी किससे, सेकंड से, क्योंकि वहां पर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, तो कॉपी करें इसको। अब बात करते हैं हम आगे, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म था, और अब ये हम बात कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन के ही चेयर फॉर्म का। ठीक है, अब ये चेयर फॉर्म क्या होता है, देखो साइक्लोहेक्सेन जो हम इस तरीके से दिखा रहे थे अभी, प्लेन के ऊपर 6 मेंबर जो दिखाते हैं वो रिजिड फॉर्म कहलाता है, वो पेपर पे हम दिखाते हैं, लेकिन नेचर के अंदर इस तरीके से बिल्कुल एक ही प्लेन में 6 एटम लाई नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये आपको पेपर दिख रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन मैंने प्लेनर बनाया नहीं, इसमें क्या हर एक कॉर्नर
एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम और छठा एटम। ये 6 जो कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, 6 के 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 6 कार्बन एटम कर रहे हैं, और हर एक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो ये साइक्लोहेक्सेन मैंने पेपर से दिखाया। लेकिन नेचर में इस तरीके से ये प्लेनर फॉर्म में, देख रहे हो आप, इस तरीके से ये प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में। ठीक है, तो वही लिखा है चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो ये चेयर फॉर्म कैसे है? तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अभी जैसे ये प्लेनर है, ठीक है, ये प्लेनर है, ऐसे दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या करता है, जो 2 यहाँ पे कार्बन लगे हुए और 2 यहाँ पे कार्बन लगे, उसके आधा जो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है ये, और इसके नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये क्या करता है, अपना प्लेन चेंज कर लेता है। कैसे चेंज करता है? तो मैं कह रहा हूँ एक चला जाता है, जैसे अभी ये प्लेनर है, ठीक है, जैसे ये रिंग है साइक्लिक, ये प्लेनर मैंने बनाई, ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल ये प्लेनर हो गई। अब इसमें क्या होता है, एक पोर्शन तो क्या चला जाता है, जैसे इसके अकॉर्डिंग दिखाऊं तो इसमें जैसे आपको राइट दिख रहा है, नीचे की तरफ मूव आ रहा है, तो एक जो पार्ट है वो तो चला जाता है कहाँ, ऐसे नीचे की साइड, या ऐसे लिखा, ठीक है, एक पार्ट तो कहाँ चला जाता है, नीचे की साइड। ये प्लेन में था तो यहाँ पर ये ऐसे नीचे टर्न कर गया, और जो इधर वाला पार्ट था वो चला जाता है ऐसे ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये जो साइक्लोहेक्सेन आपको ऐसे नजर आ रहा था ना, ये साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, इधर ये वाला पोर्शन नीचे हो जाता है और ये वाला पोर्शन ऐसे ऊपर हो जाता है। तो आप देखोगे तो ये कैसे नजर आता है आपको, चेयर की फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, कैसे नजर आता है, ये चेयर फॉर्म में नजर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये चेयर का ये क्या हो गया, चेयर का ये हो गया बेस हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, चेयर का ये हो गया बेस, और ये चेयर नीचे वाले जो इसके जो हम बोल सकते हैं जहाँ पे चेयर स्टैंड होती है वो वाला पोर्शन हो गया, और ये पीछे वाला सपोर्ट वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है, फ्रंट से देखोगे तो आपको ऐसे, और इधर से देखोगे तो आपको इस तरीके से ये नजर आएगा। ठीक है, ये चेयर, इसको बोलते हैं हम चेयर फॉर्म। तो इसमें आप जब देखोगे तो जो पहले 6 कार्बन एटम एक ही प्लेन में नजर आ रहे थे, अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब एक प्लेन में कौन से, ये जो 4, ये जो प्लेन बचा 1 2 3 और 4, ये चारों एक प्लेन में नजर आ रहे हैं, और ये वाला एटम अलग प्लेन में चला गया और ये वाला ऊपर चला गया, इस प्लेन से ऊपर। तो ये इस तरीके से चेयर फॉर्म बना है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो कॉर्नर नीचे गया है, बी जो आपका, ठीक है, जो बी पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा मैंने ABCDEF, तो ये जो बी पॉइंट है ये इधर नीचे है, और ये ACDF ये प्लेनर है जो आपको यहाँ ऐसे नजर आ रहा है, और ऊपर जो ई पॉइंट है ये ऊपर वाला हो गया। तो अल्टीमेटली इस तरीके से इसको ये ऐसा इस तरीके से है, और प्लेन में इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, तो ये चेयर फॉर्म कहलाता है। तो देखने में कैसा लगता है, चेयर जैसा लगेगा। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, अगर इसको बोलते हैं रिजिड फॉर्म, तो इसमें सारे एटम एक ही प्लेन में नजर आते हैं, तो वहां पर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। उस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 2 एटम आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, एक प्लेन के नीचे की साइड, एक प्लेन के ऊपर की साइड, और चेयर फॉर्म में नजर आता है, इसलिए इसका नाम भी कैसा दे दिया, चेयर फॉर्म। ठीक है, तो अब ये तो था कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे था, तो मैंने थोड़ा सा पेपर से आपको समझाने की कोशिश करी है प्लेन लेके। अब इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे, तो 6 कार्बन होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं आपको कॉर्नर, तो 6 कार्बन है। इसमें से जो मैंने बताया बीच वाला, ये तो होता है पूरा प्लेनर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा कैसा होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, ये कैसा होगा पूरा, ये पूरा होगा एक प्लेन में, और ये प्लेन के ऊपर की साइड है और ये प्लेन के नीचे की साइड है, जैसे कि अभी मैंने इसमें पेपर से दिखाया था। अब इसको ड्रॉ करने के लिए, ये तो हुआ ठीक है कैसे स्ट्रक्चर दिखता है, अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ड्रॉ कैसे करेंगे, तो यहां पर मैंने लिखे कुछ पॉइंट्स, तो थोड़ा आपको ड्रॉ करने में ईजी रहेगा। ठीक है, यहां पर ABCD जो मैंने इस वर्टेक्स को जो नाम दिए, ठीक है, इसमें वर्टेक्स जो पॉइंट्स है, इनको कॉर्नर को मैं नाम दिया ABCD, तो इसमें मैंने बोला जो अपोजिट साइड्स होगी, साइक्लोहेक्सेन है तो 6 साइड्स होगी, तो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के हमेशा कैसे पैरेलल नजर आएगी, चेयर फॉर्म में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो AB है ये पैरेलल होगा किसके, DE के, अपोजिट साइड है इसके, तो DE और AB पैरेलल होगी एक दूसरे के। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया जाता है, एकदम स्ट्रेट नहीं बनाया जाता। ठीक है, फिर इनकी जो लेंथ होगी ना वो भी सेम होगी, तो AD पैरेलल टू AB पैरेलल टू DE एंड AB इज इक्वल्स टू DE।
इनकी लेंथ भी दोनों की अपोजिट साइड की सेम होनी चाहिए बनाते समय, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ना हो के थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके बना देते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो किसी भी साइड से। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी साइड ली मैंने BC, तो BC किसके, इसके अपोजिट साइड कौन, यहाँ तो कोई साइड नहीं है लेकिन इसके अपोजिट साइड कौन सी, ये FE। BC इज पैरेलल टू FE। ठीक है, ये दोनों कैसे होगी, पैरेलल होगी अगर एक्सटेंड करें ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो BC इज पैरेलल टू EF एंड BC इज इक्वल टू EF। इन दोनों की लेंथ भी सेम होगी और ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे। इसी तरीके से CD, ये पैरेलल होगी किसके, AF के, तो CD इज पैरेलल टू F और इन दोनों की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, सेम। तो बस थोड़ा सा एक आइडिया दिया, ऐसा कोई रूल नहीं, बस ड्रॉ करने के लिए, ताकि इनिशियली आपको थोड़ी सी दिक्कत ना है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो कि अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल्स होनी चाहिए और उनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं सारी लेंथ इक्वल है, ये साइड आप देखोगे ये साइड थोड़ी छोटी है, फिर ये साइड थोड़ी बड़ी है, तो सबसे छोटी साइड में बोलूँ तो ये BC है, फिर उससे थोड़ी बड़ी AB है और सबसे बड़ी कौन सी आ रही, CD आ रही, तो इसके अपोजिट इसी तरीके से। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बस पेपर पे ड्रॉ कैसे करें उसको ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा एक आइडिया दिया। ठीक है, तो पहले तो आप वीडियो पॉज करके एक बार हेडिंग डालें और ये फॉर्म बनाएं, फिर इसमें हम आगे और बात करते। और चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ठीक है, अब आ जाए इसमें। अब जैसे अभी हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर बात करी थी, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर हमने बात करी थी कि एक एक्सियल पोजीशन होती है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। उसी तरीके से यहाँ पे चेयर फॉर्म में भी हम बात करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे तो हमने करा था कि जो बीच वाले, ठीक है, जो जिसको हमने कार्बन नंबर क्या नाम दिया था, 1 और 4 था। ठीक है, आप देख सकते हो अपने नोट्स में, जिसका कार्बन नंबर हमने 1 और 4 दिया था साइक्लोहेक्सेन में, तो वहां पर कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात नहीं करी थी। हाँ, 2, 3 और 5, 6 पे हमने एक्सियल इक्वेटोरियल पे बात करी थी उनके बॉन्ड की, लेकिन 1 और 4 पे नहीं करी थी। लेकिन चेयर फॉर्म में हर एक एटम पे हम एक्सियल और इक्वेटोरियल की पोजीशन की बात करेंगे। हर एक एटम के पास एक एक्सियल बॉन्ड होगा और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। ठीक है, 6 के 6। तो यहाँ पर ये 6 कार्बन एटम है। अब हर एक कॉर्नर पे, हर एक वर्टेक्स पे आप देख सकते हो कि अगर इस कॉर्नर पे, इस वर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, हर एक कार्बन ने आपस में 2 बॉन्ड तो आपस में कार्बन कार्बन के साथ बनाए, इस कार्बन ने इसके साथ और इस कार्बन ने इसके साथ। अब जो रिमेनिंग 2 इसकी वैलेंसीज है ना, उसमें से एक इक्वेटोरियल होगी और एक एक्सियल होगी हमेशा। ठीक है, चेयर फॉर्म में जब दिखा रहे हम। अब कैसे पता लगाएंगे, तो एक्सियल पोजीशन ड्रॉ करने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को देखोगे तो इसका मुंह कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल एक्सियल पोजीशन हमने बोला था या तो अप और डाउन होगी, तो वो रूल तो यहाँ पे भी सेम है। एक्सियल पोजीशन को दिखाने का तरीका क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, या तो अबाव या बिलो। ठीक है, टॉप या बॉटम। तो यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल ये जो पिंक कलर की मैंने लाइन ड्रॉ करी, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर है, परपेंडिकुलर। अब ऊपर होगी या नीचे होगी तो कैसे पता लगेगा, उस कॉर्नर को, उस वर्टेक्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा। अगर उसका मुंह ऊपर की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर खींच दो, अगर उसका मुंह नीचे की तरफ आ रहा है तो बिल्कुल सीधी लाइन वहां से नीचे खींच दे। सीधी लाइन मतलब जैसे ये टेढ़ा कॉर्नर आ रहा है तो टेढ़ा नहीं खींचना, खींचना बिल्कुल प्लेन के नीचे या बिल्कुल इस तरीके से, या तो अप होना चाहिए या बिल्कुल डाउन होना चाहिए। हाँ, कहाँ पे अप आएगा कहाँ डाउन आएगा तो उस कॉर्नर को देख के पता लगा सकते हो। तो जैसे इसकी बात करी तो इसमें कॉर्नर दिख रहा है ऊपर की साइड आ रहा है तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर खींच दिया। इसमें देखे तो कॉर्नर नीचे आ रहा है तो इधर नीचे बात कर दी। यहाँ पे कॉर्नर देखे तो फिर ऊपर की तरफ है इसका मुंह, तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर लाइन पिंक खींच दी। इस कॉर्नर की बात करें तो वापस ये नीचे की तरफ आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पिंक नीचे बना दी। इसमें फिर से कॉर्नर ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऊपर बना दी। इसमें वापस देखोगे तो कॉर्नर का मुंह नीचे की साइड है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी, हमेशा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है। अब वो ऊपर आएगी या नीचे आएगी तो कॉर्नर को देख के पता लगा सकते हो। ठीक है, तो कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो एक्सियल पोजीशन, ये सब सिर्फ मैंने क्या बनाई है, इनकी एक्सियल पोजीशन बनाई है पिंक कलर से। हर एक एटम पे एक एक एक्सियल पोजीशन होगी। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, कॉर्नर की डायरेक्शन देखो, नीचे जा रहा है तो बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर बना दो और ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर बना दो। ठीक है, सिंपल होता है। तो इसको कॉपी करें एक बार वीडियो पॉज करके। फिर देखिए इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें। अब जो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, जैसे एक्सियल है हर एक कार्बन में, वैसे ही हर एक कार्बन पे एक इक्वेटोरियल पोजीशन भी होगी। इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेना। इक्वेटोरियल पोजीशन अप एंड डाउन नहीं होगी, थोड़ा सा एक इंक्लाइंड फॉर्म में होगी। तो ये ब्लू कलर से मैंने बनाई है।
अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी। अब ऐसे ही क्यों ड्रॉ करी, तो इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, इसके पीछे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, थर्ड कार्बन पे चले जाओ इससे पहले वाले पे। जैसे अभी मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो यहां से ये 1 दिया इसको नंबर, ये 2 और ये 3 से जब आप ड्रॉ करोगे ना लाइन, तो देखो यहां पे ये इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो इसके बिल्कुल ये पैरेलल खींची जाती, ये पैरेलल है इसके। फिर से बोल रहा हूं, जिस कार्बन पे आपको इक्वेटोरियल पोजीशन बतानी उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज थर्ड कार्बन पे चले जाओ और वहां से जो लाइन जो बॉन्ड बन रहा है उसी के पैरेलल खींचनी। तो यहां से अगर इसकी बात करूं मैं 1 ये 2 ये 3, तो देखना इसके बिल्कुल पैरेलल खींची, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन। मैंने बोला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चले जाओ, तो ये तो मैं चला क्लॉकवाइज, ठीक है। अब चलता हूं मैं, सॉरी ये तो मैं चला एंटी क्लॉकवाइज, ये चलता हूं अब क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी एंटी क्लॉकवाइज बताया, अब क्या क्लॉकवाइज। तो यहाँ से 1 2 और 3 इस कार्बन से फिर मैं ये लाइन, देखो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इसके पैरेलल। और होगा भी क्यों, क्योंकि मैंने बोला अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड ये और ये एक दोनों के अपोजिट ही तो है, तो दोनों पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो अगर ये इसके पैरेलल बन रहा है तो ऑब्वियसली बात इसके भी पैरेलल बनेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो 1 2 3, तो इससे देखें लाइन ये जा रही है तो इसके पैरेलल, या फिर 1 2 3 ये लाइन जा रही है तो इसके पैरेलल बना दे। इस तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशन बता। यहाँ पे बात करें तो 1 2 3, तो इसके पैरेलल बनानी तो यहाँ बना दी। तो बिल्कुल देखना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कभी भी स्ट्रेट अप नहीं होंगे, स्ट्रेट डाउन नहीं होंगे, थोड़े से शिफ्टेड होंगे, दिख रहे हैं आपको टिल्टेड, वो इसलिए बता रहा हूँ पैरेलल होने चाहिए। यहाँ से 1 2 3 जाए तो यहाँ पे देखना ये लाइन ऐसा आ रही है तो इसके पैरेलल है। इसी तरीके से इसकी बात करें तो 1 2 3, तो इसके पैरेलल ऐसे है, या फिर 1 2 3 ये इसके पैरेलल होने चाहिए। फिर 1 2 3 इसके पैरेलल होनी चाहिए तो ये पैरेलल है, या फिर 1 2 3 इसके पैरेलल होने चाहिए तो इसके पैरेलल है। यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 3 इसके पैरेलल बिल्कुल है, 1 2 3 इसके पैरेलल बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्वेटोरियल पोजीशंस बना सकते हैं। तो एक्सियल ज़्यादा इजी होती है कि कॉर्नर का मुंह जिधर जा रहा है बस टॉप अप कर दो, ये कॉर्नर का मुंह नीचे के साइड आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट बॉटम कर दो। इक्वेटोरियल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इनिशियली थोड़ा सा 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आदत लग जाएगी, हाँ, कि जो भी एंगल आ रहा है, जैसा आप डायरेक्ट देख सकते हो कि दोनों साइड में इक्वेटोरियल ऐसे और ऐसे, ऊपर वाले से नीचे, नीचे वाले से ऊपर आ रही है, या ऊपर वाले से नीचे या नीचे वाले से ऊपर जा रही है। हाँ, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर ऊपर जा रहा है ना, इसमें ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। इधर जो कॉर्नर नीचे आ रहा है इसमें नीचे नहीं होगा, कहाँ ऊपर होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में। और कैसे होगा तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। अभी जैसे मैंने 1 2 3 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताया तो पैरेलल होना चाहिए उसकी, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से जो ड्रॉ करा मैंने इक्वेटोरियल पोजिशन है, तो इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमने अलग से एक्सियल पोजीशन देख ली, अलग से इक्वेटोरियल पोजीशन देख ली, अब मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल को मैंने दोनों एक साथ लिख दिया, क्योंकि अभी ऊपर मैंने, क्योंकि एक्सियल को रिप्रेजेंट करने के लिए पिंक कलर का बॉन्ड दिखाया था और इक्वेटोरियल को ब्लू कलर का ब्लू रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर से मैंने मार्क करा था। तो यहाँ पर भी मैंने पिंक ब्लू ही रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देख सकते हैं अब हर एक एटम पे 1 और 2 ये तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनेंगे उस जो साइक्लोहेक्सेन है, जो 2 बॉन्ड है, एक ये और एक ये, उसमें से एक हमेशा इक्वेटोरियल होगा, एक हमेशा एक्सियल होगा। हर एक बॉन्ड पे देख सकते हो, तो हर एक बॉन्ड पे देख सकते हो एक पिंक और ब्लू है, पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू। तो टोटल सारे बॉन्ड आपको ऐसे नजर आएंगे। अब देखिए इस पे एक्सियल बनाना है तो इसका मुंह ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करा। इस पे इक्वेटोरियल बनाना है तो 1 2 3 ऐसे बना दो, या 1 2 3 इसके पैरेलल ऐसे बना दो, कैसे बनाओ आपकी इच्छा है। इसकी अगर बात करूं तो इस पे इसका मुंह फिर से ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड हो गया, और 1 2 3 इसके पैरेलल तो ये इक्वेटोरियल, या 1 2 3 इसके पैरेलल तो ये इक्वेटोरियल। ऐसे कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इस वाले में बस मैंने क्या करा, एक्सियल और इक्वेटोरियल की दोनों पोजीशन एक साथ मेंशन कर दी। स्टार्टिंग में बस समझने के लिए मैंने अलग अलग बताया था, लेकिन हमेशा आपको अलग अलग नजर नहीं आएगी, वो एक साथ ही नजर आएगी, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर ले एक बार फिर से। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। ये तो हमने बताई इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन की। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी हम बात करें तो एक तो होता है इसमें रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग का मतलब क्या है, तो अभी जैसे मैंने बताया था ना, इसको राइट में टिल्ट करके बनाओ या लेफ्ट में करके बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
तो फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी जैसे मैंने बोला ये पेपर था प्लेनर, ठीक है, ये प्लेनर है पूरा, आपको जैसे ये नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो चेयर फॉर्म होता है तो उसमें एक बॉन्ड नीचे हो जाता है और एक बॉन्ड का ऊपर चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। तो ये आपको कैसे नज़र आता है, ये इस तरीके से चेयर के फॉर्म में नज़र आता है। तो हमें क्या पता लगेगा, ये बॉन्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा और ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी की, ये क्या हो जाए, ये बॉन्ड नीचे चला जाए, है ना, ये बॉन्ड क्या चला जाए, नीचे चला जाए, और दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो जाए, ऊपर चला जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ये ऊपर था और ये नीचे था, तो हो सकता है कि ये नीचे आ जाए और ये वाला क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऊपर हो जाए और नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग का मतलब क्या है, तो रिंग ऐसे भी, ये साइक्लोहेक्सेन ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। अब जब ये रिंग फ्लिपिंग हो रही है, ठीक है, ये मुंह इधर आ रहा है और ये कभी इधर जा रहा है, तो इस रिंग फ्लिपिंग, इसको रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं, फ्लिप कर रही रिंग। तो रिंग फ्लिपिंग होते समय अलग अलग इसके स्ट्रक्चर से होके गुजरती है, ठीक है। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम वन बाय वन देखेंगे और उनकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे। स्टेबिलिटी अगर समझ में आ जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी भी हमें समझ में आ जाएगी कम ज़्यादा किसकी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। रिंग फ्लिपिंग हमारी हेडिंग है। अभी मैंने क्या बनाया, इसका कॉर्नर इस साइड बनाया, इसका कॉर्नर इस, मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वाला नीचे और राइट साइड वाला ऊपर है। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या मार्क कर दिया, एक ही कॉर्नर पे इधर कोई इसकी एक्सियल पोजीशन पे, अब ये ऊपर जा रहा है तो एक्सियल होगा और ये इधर नीचे आ रहा है तो ये इसका क्या होगा, इक्वेटोरियल। तो ब्रैकेट में ए लिखने का मतलब है एक्स एक्सियल पोजीशन पे और वाई कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि एक्स और वाई की पोजीशन मैंने रख दी फिक्स। जब इस फॉर्म में, ठीक है, जब इसमें ये इस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में, तब ये एक्स और वाई की पोजीशन बता दी। तो जब रिंग फ्लिप करती है तो क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में भी कोई चेंज आता है क्या, वो हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए चीज़ें मैंने साथ में मेंशन कर दी। तो ये मैंने दे दिया सबसे पहले चेयर फॉर्म। रिवर्सिबल का सिंबल क्यों बनाया, क्योंकि रिंग फ्लिप होती रहती है, तो रिंग जब फ्लिप होगी तो ये स्ट्रक्चर पहला दूसरे में, दूसरा पहले में आएगा, तो ये इंटर कन्वर्जन होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया रिवर्सिबल का सिंबल। जब रिंग फ्लिप होगी ना तो सबसे पहले ये बनाता है, ये है चेयर फॉर्म। तो पहला फॉर्म आपको नजर आएगा हाफ चेयर। हाफ चेयर का मतलब क्या है, हाफ चेयर का मतलब है कि अभी आप देखोगे तो ये मुंह जहाँ पे एक्स वाई लगा है, ये मुंह ऊपर की साइड है और ठीक है, ये वाला जो मुंह है ये वाला नीचे की साइड है, ठीक है। ये है अभी चेयर फॉर्म। अब इस चेयर फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, इस चेयर फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला जो नीचे वाला जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, ठीक है, ये वाला क्या होता है, जो नीचे वाला ये बिल्कुल क्या होगा, रिंग फ्लिप होने के लिए क्या आता है, बिल्कुल प्लेन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो ऐसे आप देख सकते हो, ये जो नीचे वाला है इधर, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जो नीचे है ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसके प्लेन के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको ऐसे नजर आएगी, ठीक है, ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ठीक है, आपको ऐसे नजर आएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ चेयर। ये थी पूरी फुल चेयर। अब चेयर का पीछे वाला जो नीचे सपोर्ट था नीचे वाला, उसको हमने हटा दिया, वो स्ट्रेट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास हाफ चेयर। तो ये हाफ चेयर का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, अब ये सारे 5 कार्बन एटम एक ही प्लेन में आगे, एक ऊपर रह गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ चेयर। इसके बाद हाफ चेयर के बाद नेक्स्ट जो इसका कन्वर्जन होता है, ठीक है, ये एटम अभी भी एक्स वाई इधर ही है। फिर अब जब ये हाफ चेयर बन गया, ठीक है, अभी इस तरीके से ये हाफ चेयर। अब हाफ चेयर होने के बाद ये वाला जो नीचे से प्लेन में आया ना, वो उसके बाद क्या होता है, उस प्लेन के ऊपर चला जाता है। जैसे पहले सबसे नीचे यहाँ पे था, यहाँ से क्या आ गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट आया, प्लेन के अंदर आया, और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपको ये दूर से देखोगे तो कैसे, ये इस तरीके से नजर आएंगे दोनों। ये 4 जो एटम है वो तो एक प्लेन में नजर आ रहे हैं, प्लेनर, और ये दोनों कैसे ऐसे नजर आएंगे आपको, ठीक है, इस तरीके से। इधर से देखोगे तो एक दूसरे के पीछे छिप जाएंगे, और ये इस तरीके से। तो आपको कैसे नजर आएंगे, ये बोट फॉर्म में, ऐसे देखने में लगेगा जैसे दूर से जैसे कि बोट वाली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इसलिए बोट फॉर्म, दोनों के आगे सेम प्लेन में ऊपर आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बोट फॉर्म। तो ये है बोट फॉर्म, ठीक है। अब बोट फॉर्म में भी क्या है, आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर और बनाया जिसका नाम दिया मैंने क्या, ट्विस्ट बोट। अब ट्विस्ट बोट का मतलब क्या है, ट्विस्ट बोट का मतलब ये है कि जब ये दोनों बिल्कुल ऐसे, ये वाला जब बोट फॉर्म में आ गया तो ये वाला कार्बन, ठीक है, जो ऊपर है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे के क्या आ गए, आमने सामने आ गए।
तो इस पे इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन या जो भी एटम इस पे लगे होंगे इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिपल्शन कर रहे होते। तो रिपल्शन कर रहे होते तो ये बोट फॉर्म हाईली अनस्टेबल हो जाती। तो थोड़ी सी, ठीक है, ये रिपल्शन की वजह से टेम्पररी स्टेबिलिटी पाने के लिए ये जो बोट फॉर्म होता है ना, ये बोट फॉर्म में क्या करेगा, ये जो दोनों एटम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये ओवरलैप करने की जगह क्या होंगे, थोड़े से साइड में होने जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, इस तरीके से। अब साइड में ऐसे यहाँ से तो पता नहीं लगेगा, अब यहाँ से देखोगे लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कि ये दोनों के एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करेंगे तो दोनों कैसे लेफ्ट राइट शिफ्ट होना चाहिए, तो ये इस तरीके से शिफ्ट होते हैं। तो अब देख रहे कॉर्नर आपको पहले अभी एक ही कॉर्नर नजर आ रहा होगा, अब थोड़ा सा जैसे लेफ्ट राइट शिफ्ट हुआ ये दो कॉर्नर नजर आए, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा, इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट। ये तो हुई नॉर्मल बोट जिसमें ये कॉर्नर आपको कैसे, ये कॉर्नर कैसे आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट बोट में क्या होता है, ये थोड़ा लेफ्ट राइट जैसे यू शिफ्ट हुए, ठीक है, तो रिपल्शन कम करने के लिए ये एक दो थोड़े से शिफ्ट हुए, तो इसको बोलते हैं हम ट्विस्ट बोट, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो जब ट्विस्ट बोट देखोगे तो अब यहाँ पे प्लेन में बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इससे थोड़ा मैं समझा रहा हूँ ताकि एक इमेज आपके दिमाग में बन जाए। तो ट्विस्ट बोट में जब ये आगे पीछे होंगे तो आपको दोनों कॉर्नर इस तरीके से, एक अगर प्लेन की अगर मैं बात करूं, इस प्लेन की बात करूं तो अभी एक ही प्लेन में नजर आ रहा था, तो एक ऐसे लेफ्ट राइट करूंगा तो एक आगे चला गया और एक पीछे चला गया उस प्लेन से। अभी जैसे ये दो कॉर्नर है, जैसे आमने सामने जो ये दो कॉर्नर थे, ठीक है, ये दोनों कॉर्नर जो है अभी एक ही प्लेन में इस प्लेन के अंदर आ रहे हैं नजर। लेकिन जब ये रिपल्शन को कम करने के लिए एक इस साइड चला गया और एक इस साइड आ गया, तो एक मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपकी तरफ आया तो आउट ऑफ द प्लेन, एक मेरी तरफ आया तो इनसाइड द प्लेन। इस प्लेन के एक बाहर चला गया एक अंदर चला गया, तो वही दिखाने के लिए एक प्लेन के बाहर आ गया तो मैंने किससे दिखाया, डैश से, सॉरी वेज से, और एक प्लेन के अंदर चला गया तो किससे दिखाया, डैश से, ठीक है। तो इससे थोड़ा बेटर ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं ट्विस्ट बोट, क्योंकि बोट में थोड़ा सा क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया, मतलब उसने क्या करा, आगे पीछे होने के लिए थोड़ा सा बोट में भी देखोगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ आ जाता है। लेकिन हाँ, रिपल्शन जो यहाँ पर जो रिपल्शन हो रहा है एटम का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो बोट ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होती है। अब बोट ये, क्योंकि ये तो कोई ऐसा नहीं कि परमानेंट स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसके कंपैरिजन में तो थोड़ा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रिपल्शन कम हो जाता है, लेकिन ये कोई परमानेंट ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं है। फिर बोट से वापस जब आप देखोगे, अब वापस रिवर्स कन्वर्जन शुरू हो जाता है। रिवर्स कन्वर्जन का मतलब क्या है कि अभी जैसे आप देख रहे थे कि इनिशियली क्या था आपके पास, ये नीचे था ये ऊपर था, ठीक है, चेयर फॉर्म। फिर ये जब सीधा हो गया तो हमने बोला हाफ चेयर, ये जब ऊपर हो गया, ठीक है, तो ये क्या बना, बोट। फिर उसके बाद क्या बना, ट्विस्ट बोट। लेकिन वो ऐसा तो नहीं है परमानेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल, तो वापस वो बोट में कन्वर्ट हुआ, और बोट में कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो अभी ऊपर आया, तो ये बोला वापस नहीं जाऊंगा, तो सेम वैसे बनेगा। तो क्या है, ये वाला जो है ना इस साइड, ये वाला स्ट्रेट हो जाता है, तो वापस क्या बन जाता है, हाफ चेयर बन जाता है। बस फर्क क्या है कि पहला वाला जब हाफ चेयर था तो ये वाला बॉन्ड नीचे था, अब के बार वाला जो हाफ चेयर है तो ये वाला बॉन्ड नीचे आ गया, तो है तो अभी भी कौन सा, ये हाफ चेयर, ठीक है। तो ये बना हाफ चेयर। तो ये आप देख सकते हो कि एक्स वाई जो एटम थे इस साइड आ गए, तो ये बन गया इस साइड वाला हाफ चेयर। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा तो वापस क्या बन जाएगा, चेयर, उसमें ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो हाफ चेयर के बाद वापस चेयर आए, तो जहाँ पे एक्स वाई लगे तो वो दोनों क्या हो गए, नीचे। तो ये जब यहाँ से हाफ चेयर से, ठीक है, ये अभी क्या था, हाफ चेयर था, इस हाफ चेयर से जब ये पूरा कंप्लीट चेयर में कन्वर्ट हुआ तो रिंग क्या फ्लिप हो गई। फ्लिप का मतलब क्या है कि पहले जो ये बॉन्ड नीचे ऊपर था सबसे, वो सबसे नीचे आ गया, और ये बॉन्ड जो नीचे था वो क्या आ गया, ऊपर आ गया प्लेन के। तो इसको बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग के दौरान ध्यान से आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं बॉन्ड नहीं बना सकता, थोड़ी वो मेरी भी लिमिटेशन है ना, और इसका इस तरह का अभी मेरे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। तो इसमें जब आप ये रिंग को ट्विस्ट करके देखोगे, तो रिंग को जब ट्विस्ट करते हैं ना, तो अपने आप ये जो एक्स पहले एक्सियल पोजीशन पे था वो अपने आप जब रिंग फ्लिप होती है तो इक्विटोरियल पे आ जाता है, और जो वाई पहले इक्विटोरियल पोजीशन पे था रिंग फ्लिप होने पे वो एक्सियल पोजीशन पे चला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो रिंग फ्लिपिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि रिंग फ्लिप हो रही है तो एक में अगर कोई इक्विटोरियल पे, तो दूसरा जब वो वही रिंग जब फ्लिप होगी तो फ्लिप होने पे उसकी इक्विटोरियल पोजीशन एक्सियल बन जाएगी और एक्सियल इक्विटोरियल। बस इतना सा आपको काम करना है कि अगर एक स्ट्रक्चर दे रखा है उसकी रिंग फ्लिपिंग, दूसरा फॉर्म दे रखा है फ्लिपिंग के फॉर्म में, तो इस पहले स्ट्रक्चर में जितने भी एक्सियल बॉन्ड थे वो दूसरे स्ट्रक्चर में सारे इक्विटोरियल बन जाएंगे, और पहले स्ट्रक्चर में जितने भी इक्विटोरियल थे वो दूसरे स्ट्रक्चर में सारे कैसे बन जाएंगे, एक्सियल बन जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करें आप और कॉपी कर ले, ठीक है, रिंग फ्लिपिंग, ठीक है। इनका मैंने
नाम भी साथ के साथ नीचे लिख ही दिया। स्टेबिलिटी की बात भी अभी अपन आते हैं, तो पहले आप ड्रॉ कर ले वीडियो पॉज करके, ठीक है। रिंग फ्लिपिंग हो गया, फिर यहाँ पे इसका बोट और ट्विस्ट बोट, ठीक है, दोनों फॉर्म, ठीक है। वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लेना, बोट ट्विस्ट बोट, फिर आ जाएगा वहाँ पे हाफ चेयर, और हाफ चेयर के बाद वापस आपका चेयर फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब जो पहले ये वाला कॉर्नर जो वर्टेक्स नीचे था आप ऊपर हो गया, और ये वाला वर्टेक्स जो ऊपर था वो नीचे हो गया, ठीक है। तो वो अभी मैंने इस पेपर से भी वो रिंग को फ्लिप करके लिखा है, उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें बात करते हैं हम इनके एक एक जो फॉर्म नजर आ रहे, कौन कौन से फॉर्म नजर आए हमें। चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, बोट और ट्विस्ट बोट, 4 फॉर्म होते हैं। चेयर, हाफ चेयर, ठीक है, चेयर, हाफ चेयर, बोट और ट्विस्ट बोट, 4 ही फॉर्म का आपको ध्यान रखना है, फिर वापस तो वो रिपीट होने लगते हैं। तो यहाँ पे नोट के फॉर्म में वही लिखा मैंने। फर्स्ट पॉइंट लेगा, ड्यूरिंग फ्लिपिंग ऑल एक्सियल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी समझाया कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको अगर आपको और अच्छे से देखना है तो यूट्यूब पे आप सर्च मारना है, ठीक है, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी वीडियो मिल जाएंगे छोटे 5-7 मिनट के, जिसमें पूरा वो, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। और उसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है अभी मेरे पास लिमिटेशन है, वो रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब उनको मैं ऐसे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। उनके पास फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, जिसमें वो आपको प्लेनर भी बना के दिखाएगा, ठीक है। प्लेनर से वो चेयर में क्यों जा रहा है, तो उसका भी रीजन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना आपस में रिपल्शन बहुत करते हैं, तो वो भी समझ में आएगा। तो वहाँ से वो चेयर फॉर्म में से कन्वर्ट हो जाता है प्लेनर इस तरीके से। अब चेयर फॉर्म में जब रिंग फ्लिपिंग कर रहे हैं, तो रिंग फ्लिपिंग करते समय पहले क्या बनेगा, हाफ चेयर। तो हाफ चेयर में स्टेबिलिटी कम है या ज़्यादा है, तो उसका क्या रीज़न है वो भी वहाँ समझ में आएगा। फिर वहाँ बोट में कैसे मैं जो बोल रहा हूँ कि आपस में रिपेल कर रहा है वो भी समझ में आएगा, और फिर ट्विस्ट बोट में वो सारे समझ में आएगा। अगर आपको और ज़्यादा, वैसे तो मैक्सिमम मैंने कोशिश करी 90% बोर्ड और इस पेपर की हेल्प से आपको समझा दूँ, फिर भी एकदम 3D विजुअलाइजेशन आपको चाहिए तो यूट्यूब पर आप सर्च मार सकते हो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उस तरीके में आपको काफ़ी इधर इंडियन वीडियोस मुझे कम दिखे, फॉरेन, ठीक है, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने उस पूरे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर से समझाया, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से ये भी समझ में आ जाएगी कैसे इक्वेटोरियल जो एक्सियल था वो कैसे दूसरे फ्लिप होने पे, रिंग के फ्लिप होने से इक्वेटोरियल बन गया, और इक्वेटोरियल कैसे एक्सियल में बन गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। दूसरा पॉइंट लिखा है, हाफ चेयर इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एक्लिप्सिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये है हाफ चेयर, ठीक है, ये कॉर्नर ऐसा है और यहां पर ये प्लेन में आ गया। अब ये जब हाफ चेयर फॉर्म है, तो हाफ चेयर फॉर्म बोल रहा है कि अनस्टेबल होता है, उसका रीजन क्या है, तो हाफ चेयर फॉर्म का अनस्टेबल होने का रीजन ये है कि जब ये हाफ चेयर फॉर्म आया, ठीक है, ये था अभी चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में क्या है कि ये जो सामने आपको दिख रहा है ना प्लेन में, 4 ही कॉर्नर वाले एटम क्या है, 1 2 3 और 4, ये 4 ही प्लेन के अंदर थे। जैसे ये हाफ चेयर में कन्वर्ट हुआ तो ये कॉर्नर वाला 5वां एटम किस में आ गया, प्लेन में आ गया। अब नीचे वाले देखो, एक कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर और तीसरा ये कॉर्नर, ये तीनों कॉर्नर के ऊपर क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, जो एटम्स, दो वैलेंसी होगी, तो एक्सियल जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वाले का बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, इस वाले कॉर्नर का बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, इस वाले कॉर्नर का बिल्कुल स्ट्रेट। तो आप देखोगे तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सामने आ जाएंगे, ठीक है। इसका बॉन्ड इधर, इसका बॉन्ड इधर और इसका बॉन्ड इधर, तो तीनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे को कैसे एक लाइन में कैसे करेंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, जिसको हम एक्लिप्सिंग फॉर्म भी बोलते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। तो वही दिखाया कि इधर ये जो एक्सियल पोजीशन पे है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों एक लाइन में, ये दोनों एक लाइन में, ये दोनों एक लाइन, तो इसमें क्या होता है, आपस में स्टेरिक रिपल्शन होने लगता है। अभी क्या पहले 2 ही थे और ये वाला तो नीचे था, लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेट हुआ, जैसे ये स्ट्रेट हुआ तो ये तीनों आपस में क्या करने लगे, स्टेरिक रिपल्शन करने लगे, उसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एक्लिप्सिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन, ठीक है। तो इनका एक्लिप्सिंग या ओवरलैपिंग हम बोल सकते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो स्टेरिक रिपल्शन इसमें ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहला तो ये पॉइंट कॉपी कर ले, फर्स्ट वाला, एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में कैसे होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। उसके बाद
सेकंड वाला पॉइंट लिख ले और उसका नीचे स्ट्रक्चर भी बना ले, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट, ठीक है, स्ट्रक्चर बना ले। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, तो बोट फॉर्म इज अनस्टेबल ड्यू टू फ्लैगपोल हाइड्रोजन रिपल्शन। इनको बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन रिपल्शन। मतलब जब ये बोट फॉर्म आती है तो जैसा कि मैंने बताया था बोट अनस्टेबल होती है इसलिए वो ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब बोट फॉर्म है, ठीक है, तो ये जब बोट फॉर्म है तो बोट फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसके पास एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ऐसे, इसका एक हाइड्रोजन इधर ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे होता है। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। बिल्कुल पास पास आने से इनके बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम फ्लैगपोल रिपल्शन, यानी, ठीक है। तो वही लिख रखा है, बोट फॉर्म इज अनस्टेबल ड्यू टू फ्लैगपोल हाइड्रोजन रिपल्शन। और वो दो हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड होते, आमने सामने आ जाते और इसका रिपल्शन होता है, ठीक है। कॉपी कर इस पॉइंट को भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट के बारे में लिखा है, ट्विस्ट बोट इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म ड्यू टू लैक ऑफ फ्लैगपोल हाइड्रोजन रिपल्शन। तो मैंने बताया था कि फ्लैगपोल रिपल्शन की वजह से जो हाइड्रोजन आमने सामने होते हैं उसके रिपल्शन की वजह से ही ये क्या होती है, रिंग क्या होती है, थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है, बोट फॉर्म आगे पीछे इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। ये जो आपको ऐसे नजर आ रहा है ये इस तरीके से नजर हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ बोट और ट्विस्ट बोट में कंपेयर करना पड़े तो ट्विस्ट बोट मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू बोट, क्योंकि वहां पे फ्लैगपोल रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी कॉपी करें। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करने वाले स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी हमें देखनी है, ठीक है। स्टेबिलिटी हमें देखनी है, जो भी हमने फॉर्म देखी यहाँ पे, ठीक है, उन सभी फॉर्म की स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है चेयर फॉर्म, तभी जो वो साइक्लोहेक्सेन, उसको क्या बोलते हैं, जो साइक्लिक फॉर्म होता है ना उसको रिजिड फॉर्म बोलते हैं। वो सबसे लास्ट में लिखा मैंने, रिजिड फॉर्म वो साइक्लिक फॉर्म होता है, वो सबसे हाईली अनस्टेबल होता है। एक ही प्लेन में सारे एटम आते तो वो रिपल्शन करते हैं, इसलिए क्या करता है वो किस में चला जाता है, चेयर फॉर्म में चला जाता है। तो जो चेयर फॉर्म होता है वो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। अब रिमेनिंग बचा है हमारे पास हाफ चेयर, बोट और ट्विस्ट बोट। तो हाफ जो चेयर होता है ना वो सबसे अनस्टेबल होता है अगर इनमें कंपेयर करें, यानी फ्लिपिंग के दौरान। क्यों, क्योंकि उसमें तीन तीन हाइड्रोजन एटम, बोट के अंदर तो दो ही हाइड्रोजन एटम आमने सामने आते हैं, लेकिन उसके अंदर हाफ चेयर के अंदर तीन एटम एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहां पे स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल ट्विस्ट बोट होता है, ये हम बात कर चुके हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है, जो फ्लैगपोल रिपल्शन होता है उसको कम कर जाता है। तो सबसे स्टेबल होता है चेयर फॉर्म, उससे कम स्टेबल होता है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट से कम बोट, और बोट से सबसे कम कौन सा होता है, हाफ चेयर। और हाफ चेयर के भी पीछे मैंने लगा दिया रिजिड। रिजिड मतलब वो साइक्लिक फॉर्म जिसमें कोई, ठीक है, मतलब ये वाला, ये साइक्लिक, ठीक है, ये प्लेनर फॉर्म जिसमें कोई रिपल्शन नहीं है, सॉरी कोई रिपल्शन क्या, सॉरी कोई एक ही प्लेन में सारे एटम होते हैं तो सारे उसमें क्या होता है, रिपेल करते हैं। तो ये ध्यान रखना, सबसे स्टेबल होता है चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, बोट, हाफ चेयर और उसके बाद रिजिड। एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया पूरा कि हाफ चेयर के अंदर, ठीक है, एक्लिप्सिंग हो जाती है, एक दूसरे के पीछे तीन कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम होते हैं एक दूसरे के पीछे आने की वजह से रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। बोट में दो कार्बन एटम बिल्कुल आमने सामने आते हैं इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होता है। और ट्विस्ट बोट के अंदर थोड़ा उससे कम हो जाता है, क्योंकि वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेती है बोट, और वो जो आमने सामने एटम आ रहे होते हैं फ्लैगपोल वो शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े साइड में, और चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जैसे मैंने एक एक कार्बन की बात करी तो कई बच्चों को होते सर वहाँ पे जैसे आपने बोला ना ये ट्विस्ट बोट है, तो इसका तो आपने बता दिया कि ये ऊपर वाला जो है ना ये तो इसके सामने आ रहा है, ये नीचे वाला भी तो इसके सामने, वो बिल्कुल आ रहा है बेटा, लेकिन उसके बॉन्ड जो होते हैं ना ऐसे पीछे के साइड होते हैं। तो वो क्या है कि मैं अब इसमें सारे बॉन्ड नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने बोला फिर भी कोशिश करिए, वैसे तो होता नहीं है, फिर भी अगर आपके मन में कोई रह जाए संशय या कोई डाउट रह जाए या परेशानी रह जाए तो यूट्यूब में रेफर कर लेना, आपको पूरा वो स्ट्रक्चर समझ में आएगा और फिर पता लग जाएगा कि कौन सा बॉन्ड कितना पास में होता है, दूर होता है। सिर्फ वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्वेश्चंस जैसे बनते हैं जितने बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। चलो अब इतनी हमने बात कर ली इसमें, अब इस पे कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हम, ठीक है। यहां पे लिखा प्रेडिक्शन ऑफ के इक्विलिब्रियम।
अब के इक्विलिब्रियम को प्रेडिक्ट करना है। के इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है कि जब रिंग फ्लिपिंग होती है तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कि ये जब कॉर्नर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक्सियल है तो इसमें ये कैसा बन जाएगा, इक्वेटोरियल, और ये जो इक्वेटोरियल है इस केस में यहाँ क्या बन जाएगा, एक्सियल। तो रिंग फ्लिपिंग के दौरान ये क्या होता है, अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं और दो स्ट्रक्चर को हम कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉर्म में नजर आते हैं, क्योंकि ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर रिंग की फ्लिपिंग हो रही तो कंटिन्यू तो हो रही है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को कंपेयर करना पड़ जाए कि दो रिंग के फॉर्म में जो दो चेयर फॉर्म है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की जो दो चेयर फॉर्म है उन दोनों में से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था न्यूमैन प्रोजेक्शन में कि जो इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल इसमें भी, ठीक है, फिर से वो आप यूट्यूब में देखोगे तो पता लग जाएगा, इक्वेटोरियल वाले थोड़े दूर दूर होंगे और एक्सेल वाले क्या होंगे, पास पास होंगे। यानी तो इक्वेटोरियल पे रिपल्शन कम होता है, तो हमेशा बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप कहाँ आना चाहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जो छोटा ग्रुप होगा जिस पे रिपल्शन कम होगा उसको हम हमेशा एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे। अगर कंपाउंड को मुझे साइक्लोहेक्सेन को स्टेबल बनाना है तो जो भी सब्स्टिट्यूटेड आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, वो कोई दूसरा एटम हो या कोई बड़ा ग्रुप हो, उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएं। तो वही लिखा है यहाँ पे। तो उससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर इसको एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन मान लें, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक्सियल पे लगाया CH3 और इक्वेटोरियल पे लगा हुआ हाइड्रोजन। जहाँ कुछ नहीं दे रखा, मतलब बाय डिफॉल्ट तो इन सब कॉर्नर पे क्या होंगे, दो दो हाइड्रोजन होंगे। इसमें एक मिथाइल है तो उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जब रिंग की फ्लिपिंग हुई तो ये जो CH3 एक्सियल पोजिशन पे था, अब वो कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन था इक्वेटोरियल पे, ये कहाँ चला गया, एक्सियल पोजीशन पे। अगर दोनों में कंपेयर करना पड़े तो यहाँ पे बड़ा ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे और यहाँ बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शन कम होगा, तो ये वाला जो सेकंड फॉर्म है इस चेयर का वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में मैंने इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट माना। तो K इक्विलिब्रियम हमें पता ही है कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हुआ, या स्ट्रक्चर सेकंड अपॉन फर्स्ट हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ कि सेकंड ज़्यादा स्टेबल है, सेकंड ज़्यादा स्टेबल है 1 से, तो ये इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। मिक्सचर के अंदर अगर मैंने ऐसे 100 मॉलिक्यूल ले लिए तो उसमें से ज़्यादातर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में जाना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। यानी तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इनका रेशियो भी, कंसंट्रेशन का जो रेशियो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो K इक्विलिब्रियम का प्रेडिक्शन का मतलब है कि K की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। वो हम यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देख के बता सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ जाए, तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, फर्स्ट वाले से, क्योंकि वहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी, जो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी, क्योंकि सेकंड ज़्यादा स्टेबल है तो सेकंड अपॉन 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिलेगी इसकी। आ रही बात समझ में। तो वो कहाँ से हमने कंपेयर करा, स्टेबिलिटी से। ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर ले एक बार, प्रेडिक्शन ऑफ K इक्विलिब्रियम, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले। फिर देखें यहाँ पे, फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। चलो ये भी कॉपी कर ले पहले इतना। स्टेबिलिटी जो हमने कंपेयर करी है, सेकंड क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें जो बल्कि या बड़ा ग्रुप है मिथाइल वो कहाँ आ गया, इक्वेटोरियल पे आ गया। और दोबारा नहीं लिखा क्योंकि अब हमने न्यूमैन के अंदर बात करी, तो सेम वही बात है। आप देखिए इस पे क्वेश्चन, तो इसी पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, प्रेडिक्ट K इक्विलिब्रियम फॉर फॉलोइंग। तो अलग अलग मैंने दो रिंग के फॉर्म दे दिए इसमें, और दोनों रिंग के फॉर्म में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें देखेंगे आप, तो ये स्ट्रक्चर 1 हो गया, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया मैंने सेकंड। इसमें ये जो पोजीशन है, अब आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ नहीं आएगा, तो इसमें मुझे पता है ये पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल। ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो ये पोजीशन कौन सी है, एक्सियल। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है नीचे तो ये कौन सी होगी, एक्सियल। ये यहाँ पे एंगल में जा रहा है तो ये कौन सी होगी, इक्वेटोरियल। तो ये तो मैंने पोजीशन आइडेंटिफाई कर ली।
बाकियों पे जो कुछ नहीं रहेगा उसका मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट क्या हाइड्रोजन है ही, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल लगा दिया और इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा दिया, आइसोप्रोपाइल लगा दिया, ठीक है। मतलब 1 2 3 कार्बन वाला बड़ा ग्रुप बल्कि ग्रुप लगा दिया। अब इसमें क्या है, एक इक्वेटोरियल पे एक एक्सियल पे, इसमें भी एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे, कैसे कंपेयर करें। तो अब इसमें से मुझे दिख रहा है ये 1 कार्बन वाला और ये 3 कार्बन वाला है। तो जो बड़ा ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा पास वाले, मतलब इसके हाइड्रोजन से, इसके हाइड्रोजन से, इसके हाइड्रोजन से या एटम से। तो वो जो बड़ा ग्रुप है हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूँगी एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल दोनों पे है, तो कैसे कंपेयर करें कि बड़ा ग्रुप इसमें एक्सियल पे लगा हुआ है और इसमें बड़ा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, इक्वेटोरियल पे। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें बड़ा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है सेकंड वाले में, तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो के इक्विलिब्रियम की बात करें तो अगर इसको मैं एज ए रिएक्शन ट्रीट करता हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो सेकंड क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी क्या आएगी इसमें, ग्रेटर देन 1 आएगी। सही है, तो कॉपी करें इसको फर्स्ट को। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखें, इसमें भी सेम यही बताना हमें। तो इसमें भी फिर आइडेंटिफाई कर ले, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया स्ट्रक्चर को, इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया। इसमें देखिए कि एक मिथाइल लगा हुआ है और बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो एक्सियल पोजीशन है और इसमें एंगल पे मिथाइल, ये भी इक्वेटोरियल पे। इस पे देखे ये इंक्लाइंड इस कॉर्नर से, तो ये इक्वेटोरियल ही होगा, एक्सियल होता तो बिल्कुल नीचे आता है नहीं, ठीक है। और ये बिल्कुल नीचे है तो ये एक्सियल हो गया। अब इसमें भी एक मिथाइल, इस पे भी एक मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल और मिथाइल, तो ग्रुप तो दोनों है सेम। इसमें एक एक्सियल इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे भी एक इक्वेटोरियल एक्सियल पे, दोनों ग्रुप भी सेम है, दोनों की पोजीशन भी सेम है, ठीक है। और डिस्टेंस भी देखें तो 1 2 3 कार्बन से है और यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन, तो सब चीज़ें सेम है। तो फिर हम कैसे बोले कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर तो दोनों क्या होंगे, सेम स्टेबिलिटी होगी क्योंकि दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो ऐसा नहीं है कि के इक्विलिब्रियम लेस देन या ग्रेटर देन ही होगा, ठीक है। तो दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम होगी, तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी फर्स्ट और सेकंड की सेम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी सेम होगी तो जो के इक्विलिब्रियम होगा ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 1। सेकंड अपॉन 1 ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इसको सेकंड मान ले रहा हूँ, कुछ भी आप लिखो इसको, लेकिन हाँ इसको एज ए रिएक्शन ट्रीट करना, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा है, साइक्लोहेक्सेन के बारे में अल्टीमेटली पढ़ा है और इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो न्यूमेन फॉर्म भी आपको बनाना आए ना आए, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कौन सा एटम कहाँ है और उसमें कैसे स्टेबिलिटी चेक की जाती है। उसी तरीके से चेयर फॉर्म में कैसे रिंग की फ्लिपिंग होती है, चेयर फॉर्म को कैसे बनाया जाता है, चेयर फॉर्म में के इक्विलिब्रियम की बात कैसे की जाती है, वो सब चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।